अब वहाँ पर 100 से अधिक ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कईयों की पसलियाँ टूट गई हैं। क्या उनका कोई माई बाप नहीं है? उनको सुनने वाला कोई नहीं है? पुलिस वाले हैं तो क्या, तो पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले तो होते ही मार खाने के लिए हैं, पिटने के लिए हैं। हद है बेशर्म राजनीति की, हद है बेशर्मी की। चाहे तो यह है कि हमने अपनी पुलिस को सिटिंग डक्स बनाकर रखा हुआ है। उनके पास जो गन है, उसी गन को छीनकर कोई शाहरुख उन्हीं पर तान देगा और हो सकता है फायर भी कर देगा, और वो लिखित आदेश के इंतजार में या तो वहाँ पर पिटते रहेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। तो 1 वर्ष बीत गया और हमारी सारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने सारी न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी यह कहकर बचाया था कि वहाँ पर जो 50,000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लगभग 50,000 लोग वहाँ पर अवैध रूप से जो रह रहे थे, वो 1 हफ्ते में कैसे वहाँ से विस्थापित किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था के दोगलेपन का परिणाम है कि 8 फरवरी को उसी गाँव में जब पुलिसकर्मी वहाँ पर गए, 100 से ज़्यादा आज घायल हैं, कईयों की वहाँ पर पसलियाँ टूटी हैं, थाना फूंक दिया गया, उन पर पेट्रोल बम फेंके गए, उन पर पथराव किया गया। इसका उत्तरदायी कौन है? वो दंगाई जो केवल पत्थर फेंकना जानते हैं, पेट्रोल बम फोड़ना जानते हैं या आग लगाना जानते हैं और इस तरह के कृत्य करना जानते हैं जिससे कि समाज में एक वैमनस्यता फैले, या फिर हमारी वह राजनीतिक व्यवस्था जो ऐसे लोगों की रखेल बनकर नाचती रहती है, जो लोग फिर इस तरह के दंगों को अंजाम देते हैं और जगह जगह जाकर इस तरह के कृत्यों को किया करते हैं। यदि इसी व्यवस्था ने पिछले ही वर्ष वहाँ से उन अतिक्रमणकारियों को हटाकर उनके अपने अपने राज्यों में भेज दिया गया होता, तो आज इस तरह हमारी पुलिस अपनी पसलियाँ तुड़वाकर व्हील चेयरों पर न पड़ी होती, हॉस्पिटल्स में न पड़ी होती। ये लोग कहाँ से यहाँ आए? किसने इन लोगों को वहाँ पे बसने दिया? किसने इन लोगों को वहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं? यानी इस पूरे कांड में राजनीति एक सहयोगी के रूप में उपस्थित होती साफ दिखाई देती है। और दंगे में जो लोग घायल हुए हैं, उन लोगों को इनके घरों में जाकर, इन नेताओं के घरों में जाकर यह पूछना चाहिए कि आज जो हल्द्वानी में जो हुआ है, उनके साथ जो हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ये नेता लोग लेंगे या नहीं। एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप पूरे उत्तराखंड में लोगों के मकान तोड़ा देते हो, दुकानें, वर्षों से जो लोग वहाँ के मूल निवासी भी हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके मकान तोड़ा देते हो, उनकी दुकानें तोड़ा देते हो। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के चलते आप यहाँ के जो हमारे उच्चाधिकारी हैं या जो प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर है, उसको यह भी छोड़ देते हो कि जो सड़क तक घेर कर अतिक्रमण इन लोगों ने किया है, उसको वहाँ पर कब्जा सुनिश्चित करने वो लोग सुनिश्चित करें। ये कैसी दोगली व्यवस्था आपकी है? ये कैसा दोगलापन आपका है? माना कि यह लोग कहाँ जाएंगे, यह एक भावनात्मक बात हो सकती है, भावनात्मक प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह लोग यहाँ कहाँ से आए, यह तो तथ्यात्मक प्रश्न है ना। लेकिन अफसोस कि हमारे नेता तथ्यात्मक प्रश्नों पर बात करने की बजाय बकलोली करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी बकलोलियाँ तमाम तरह की बार सामने आती रहती हैं। उसके पीछे जो उत्तरदायी हैं, वह तो पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जान ही रहा है कि कौन लोग हैं जो उनको वहाँ पे शरण दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं और उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने के लिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो मेरा जो केंद्रीय सरकार है, उनसे यह निवेदन अवश्य रहेगा कि आप उत्तराखंड की इस बदलती हुई डेमोग्राफी पर ध्यान दें और यहाँ पर जहाँ तक हो सके एक ऐसे कानून को लेकर आए जिससे कि यहाँ की जल, जमीन और जंगल सुरक्षित रह सकें, यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें। पत्थर बरसाने शुरू करेंगे चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो। कहां ले जाना चाहते हो देश को? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हुए कौन सा कल्चर देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है,
जहां लोकतंत्र है, मान्यता जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि जो महिमा मंडल का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 8 फरवरी को हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वह आज सबने देखा कि वह कितना भयावह था। और वह इतना भयावह क्यों था, इस सबके पीछे जिस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसको कितने लोग फॉलो करना चाहते हैं, यह बहुत बड़ा कारण उसका रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लोग वहाँ पर अवैध तरीके से रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हैं और जो अब ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने पहले उनको बताया नहीं था कि वहाँ पर किस अवैध जगह को हटाने आ रहे थे, मदरसे या मस्जिद जो भी था उसको हटाने के लिए उनको बताया नहीं गया था और इसीलिए उन्होंने अचानक इस तरह का वो करा। अगर मान भी लिया जाए कि प्रशासन ने उनको सूचित नहीं किया तो क्या वो इस तरह से पथराव करेंगे, पेट्रोल बम फोड़ेंगे, पुलिसकर्मियों को बंद घर में बंद करके वहाँ पर उनको आग लगाकर मारने का प्रयास करेंगे? यह सब दर्शाता यह है कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। वहाँ पर 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कईयों की पसलियाँ टूटी हैं और ऐसा नहीं है कि यह योजनाबद्ध तरीके से केवल हल्द्वानी में ही हुआ है। इससे पहले भी पूरे राष्ट्र में इस तरह का एक पैटर्न चलता आ रहा है और आज यह समय रहते आवश्यक हो गया है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए इसको रोकने के लिए। और मुझे लगता है कि यह संवैधानिक भी है और वैध भी। आज हमारी पुलिस कितनी लाचार है आप देख सकते हैं। वहाँ तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि किस तरह से उन पर पथराव किए जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं या अन्य तरीके से उनके ऊपर हिंसात्मक जो रवैया वहाँ के जो अवैध तरीके से वहाँ बसे हुए लोग हैं उनके द्वारा अपनाया जा रहा है। क्या पुलिस को केवल हेलमेट पकड़कर चौराहे में चेकिंग करने के लिए और अपने सरकारी खजाने में जमा करने के लिए, उस खजाने के लिए जिस खजाने का पैसा आप कल विकास के नाम पर कहीं लगाओगे और उसमें से भी जो कमीशन है उसको भी निश्चित तौर से आप ही को खाना है, यह सभी जानते हैं। और यहाँ तक कि कुछ नेता इस बात को कह भी चुके हैं कि 40% तक का कमीशन खाया जा रहा है। क्या इसके लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है? दुर्भाग्य देखिए, आप पहले वीडियो सुन लीजिए। ये वीडियो है उस क्षेत्र की जहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ की जिलाधिकारी जो वंदना है उनका नाम शायद, उनके द्वारा यह बाइट दी गई है, मीडिया को यह कहा गया है। आप सुनिए। जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते तौफीक रजा जैसे लोग यह बात पहले भी बता रहे थे और हैरानी की बात है कि अगर इतनी खुफिया एजेंसियां होते हुए, सरकारी तंत्र होते हुए उच्चाधिकारियों को यह बात पता नहीं है तो उनको, मुझे लगता है, उस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। उनको तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और यह दिखा देना चाहिए कि सरकारी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, या पुलिस वाले जिस तरह से घायल हुए हैं, इस तरह की घटनाएं आए दिन किस तरह से उनकी लापरवाही की वजह से हो रही। पथराव हुए, घर के अंदर घुस गए, हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से। ये आप सुना होगा कि पिस्तौल या जो कट्टे अवैध जो भी होते हैं उनसे पुलिसकर्मियों के ऊपर वहाँ के जो दंगाई थे उनके द्वारा अटैक किया गया। और ये जो सेम पैटर्न है, ये पैटर्न दिल्ली हो या अन्य जगह हो, तमाम जगह यही पैटर्न इनका चलता आ रहा है और इस पर अभी तक कोई लगाम लगाने के लिए ठोस, मुझे लगता नहीं है कि कोई कानून बनाया गया है या इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक की गई है। एक और बात मैं कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के बाद अगर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है हल्द्वानी में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर वहाँ पर हो गई होगी। पूरे देश में जगह जगह जब दंगे होते हैं, कुछ होता है, पुलिस प्रशासन या अन्य जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं या अन्य जो भी फोर्सेज हमारी हैं, वो वहाँ पर दंगों को रोकने के लिए जाती हैं और किसी तरह से उन दंगों को कंट्रोल कर दिया जाता है। लेकिन शायद ही जम्मू और कश्मीर के बाद उत्तराखंड वह राज्य बना है जहाँ पर की स्थिति इस कदर बिगाड़ दी गई थी, इस कदर कर दी गई थी कि शूट एंड साइट के ऑर्डर वहाँ पर देने पड़े।
तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उत्तराखंड किस आग में जल रहा है, हल्द्वानी किस आग में जल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हल्द्वानी या उत्तराखंड को उस आग में झोंकने के लिए उत्तरदायी कौन है। अब वहां पर 100 से अधिक ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कईयों की पसलियां टूट गई हैं। क्या उनका कोई माई बाप नहीं है? उनको सुनने वाला कोई नहीं है? पुलिस वाले हैं तो क्या है, पुलिस वाले हैं, और पुलिस वाले तो होते ही मार खाने के लिए हैं, पिटने के लिए हैं। हद है बेशर्म राजनीति की, हद है बेशर्मी की। ये जो अभी ये साथ के हैं जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ बांटे टूटे हैं बहुत लोगों के, कुछ गाड़ियाँ भी जलाई हैं, गाड़ियाँ जला दी हैं बिल्कुल। जब मैं लास्ट में निकल रहे थे हम वहाँ से, तो जो लास्ट में जो लोग पीछे कर रहे थे ना, उन लोगों ने कट्टे भी निकाल लगे थे, वो गोलियाँ भी मार रहे थे वहाँ से। उन लोगों के पास बंदूकें भी हैं। बनभूलपुरा का ये जो केस यह 12 सालों से लड़ा जा रहा है, और वहाँ से हाई कोर्ट ने इसको सुना। करीबन 450 से 500 के करीब वहाँ पे जो ये लोग बसे हुए हैं, उनके प्रत्येक घर में जाकर नोटिस दिया गया जगह को खाली करने के लिए, लेकिन आज तक वह जगह खाली नहीं हो पाई है। संभवतः जो ये क्षेत्र है, यहाँ से बार बार कांग्रेस के ही जो नेता हैं वह चुनकर आते हैं, और मैं केवल कांग्रेस के ही नहीं कहूँगा, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। इतने साल आपको सत्ता में उत्तराखंड में हो गए हैं, आपने अभी तक क्या किया? वहाँ पर जब पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था, वो स्टे ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? आपने कौन सी अपील दायर की है? वो लोग वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, यह तो सभी जानते ही हैं। फिर कैसे वहां पर स्कूल बन गई, कैसे उन लोगों के लिए वहां पर अन्य सुविधाएं दे दी गई हैं, और किसने वो सुविधाएं दी है? और उसके बाद अगर फिर ये स्थिति वहां पर आती है, तो मैं पुनः वही कहूंगा कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है? पुलिस वालों के हाथ में एक डंडा, और उन पर फिर कोई गोली चला रहा है, कोई पेट्रोल बम फेंक रहा है। वो वहां पर मरने के लिए खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका एसपी उनको आदेश दे गोली चलाने का, और आदेश भी लिखित में। जब तक लिखित आदेश नहीं आता, तब तक आप वहां पे पिटते रहिए, मार खाते रहिए, और अगर दंगाइयों के मन में आया तो आप पर फायर करके आपको शहीद भी कर देंगे। लेकिन आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि आपके पास बचाव के लिए गोली मारने का आदेश लिखित रूप में ना आ जाए। ये स्थिति आपने पुलिस की कर रखी है। पुलिस वालों के पास आज सुरक्षा के नाम पे क्या है? बुलेट प्रूफ वर्दी तो छोड़िए, ढंग का हेलमेट तक उनके पास नहीं है। हमने देखा है कि क्रिकेट का जो हेलमेट होता है उसे पहनकर पुलिस कई बार दंगे रोकने के लिए जाती है, और जगह जगह इस तरह की वीडियोस बार बार सामने आती भी रहती हैं। आज अगर पुलिस की यह स्थिति है कि जो पुलिस समाज की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर खड़ी रहती है, उस पुलिस को आज मकान में बंद करके आग लगाकर जलाने का प्रयास कर किया जाता है, उनको मारने का प्रयास किया जाता है, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? चाहे तो यह है कि हमने अपनी पुलिस को सिटिंग डक्स बनाकर रखा हुआ है। उनके पास जो गन है, उसी गन को छीनकर कोई शाहरुख उन्हीं पर तान देगा, और हो सकता है फायर भी कर देगा, और वो लिखित आदेश के इंतजार में या तो वहां पर पिटते रहेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। हल्द्वानी बनभूलपुरा की बात करूं तो 1 वर्ष बीत गया, और हमारी सारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने सारी न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद भी यह कहकर बचाया था कि वहाँ पर जो 50,000 लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लगभग 50,000 लोग वहाँ पर अवैध रूप से जो रह रहे थे, वो 1 हफ्ते में कैसे वहाँ से विस्थापित किए जा सकते हैं। 1 हफ्ता तो छोड़िए, 1 वर्ष बीत गया। क्या 1 वर्ष में सरकारों को उनके लिए कोई जगह वहाँ से हटाने के लिए नहीं दिखी? और आज तक मैं पुनः कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो स्टे ऑर्डर दिया गया था, वह आज तक उस पर अपील क्यों नहीं की गई? क्यों वहाँ पर आज तक वो लोग रह रहे हैं? क्यों वहाँ पर उनको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और कौन उनको यह सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है? व्यवस्था के दोगलेपन का परिणाम है कि 8 फरवरी को उसी गांव में जब पुलिसकर्मी वहां पर गए, 100 से ज्यादा आज घायल हैं, कईयों की वहां पे पसलियां टूटी हैं, थाना फूंक दिया गया, उन पर पेट्रोल बम फेंके गए, उन पर पथराव किया गया, और यहाँ तक कि उनको वहां से इस कदर भगाया गया, छतों में लोग पत्थर लेकर उन पर फेंक रहे थे, उनके ऊपर पथराव कर रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे, और वह वहां पर लाचार होकर केवल एक आदेश का इंतजार करते रह गए थे। इसका उत्तरदायी कौन है? वो दंगाई जो केवल पत्थर फेंकना जानते हैं, पेट्रोल बम फोड़ना जानते हैं, या आग लगाना जानते हैं, और इस तरह के कृत्य करना जानते हैं जिससे कि समाज में एक वैमनस्यता फैले? या फिर हमारी वह राजनीतिक व्यवस्था जो ऐसे लोगों की रखेल बनकर नाचती रहती है, जो लोग फिर इस तरह के दंगों को अंजाम देते हैं और जगह जगह जाकर इस तरह के कृत्यों को किया करते हैं? वह राजनीतिक व्यवस्था, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि जो रखेल बनकर ऐसे लोगों को चुनती है,
और समय समय पर ऐसे निर्णय लेती है कि किन लोगों को मानवीय आधार पर वहाँ पर रखा जाना चाहिए और किन लोगों को यह कहकर उनके मकानें, उनके दुकानें पूरे उत्तराखंड में तोड़ दी जानी चाहिए, यह कहकर कि आपने अतिक्रमण किया है और आप इसके लिए न्यायिक शरण में नहीं जा सकते। यदि इसी व्यवस्था ने पिछले ही वर्ष वहाँ से उन अतिक्रमणकारियों को हटाकर उनके अपने अपने राज्यों में भेज दिया गया होता तो आज इस तरह हमारी पुलिस अपनी पसलियाँ तोड़वाकर व्हील चेयरों पर न पड़ी होती, हॉस्पिटल्स में न पड़ी होती, और आज यह स्थिति वहाँ पर नहीं आती कि आम आदमी भी अपने घरों में आज बंद हो चुका है। जाहिर है कि जो वहाँ हुआ है वह होने दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में क्या हमारी इस पूरी विशाल जो हमारी व्यवस्था है राज्य को चलाने की, देश को चलाने की, उसको यह नहीं दिखाई देता है कि आज उत्तराखंड में डेमोग्राफी को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक छोटी सी बात है, उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लाखों लोग उत्तराखंड छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ 30% जो मतदाता है वो कहाँ से बढ़े हैं? इसका उत्तरदायी कौन है? उनको बढ़ाने के लिए कौन यहाँ पे उनको सह दे रहा है? ये लोग कहाँ से यहाँ आए? किसने इन लोगों को वहाँ पे बसने दिया? किसने इन लोगों को वहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं? यानी इस पूरे कांड में राजनीति एक सहयोगी के रूप में उपस्थित होती साफ साफ दिखाई देती है। और दंगे में जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को इनके घरों में जाकर, इन नेताओं के घरों में जाकर यह पूछना चाहिए क्या जो हल्द्वानी में जो हुआ है, उनके साथ जो हुआ है, उसकी जिम्मेदारी ये नेता लोग लेंगे या नहीं। एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप पूरे उत्तराखंड में लोगों के मकान तोड़ा देते हो, दुकानें, वर्षों से जो लोग वहाँ के मूल निवासी भी हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनके मकान तोड़ा देते हो, उनकी दुकानें तोड़ा देते हो। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के चलते आप यहाँ के जो हमारे उच्चाधिकारी हैं या जो प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर है उसको यह भी छोड़ देते हो कि जो सड़क तक घेर कर अतिक्रमण इन लोगों ने किया है उसको वहाँ पर कब्जा सुनिश्चित करने वो लोग सुनिश्चित करें। ये कैसी दोगली व्यवस्था आपकी है? ये कैसा दोगलापन आपका है? यहाँ के नेताओं को यह समझ में आएगा कि जो लोग वहाँ बसे हैं, वहाँ ही नहीं तमाम जगहों पर, कोटद्वार के तमाम जगह अतिक्रमण है, देहरादून में अतिक्रमण है, यानी उत्तराखंड का कोई एक भी हिस्सा आज ऐसा नहीं है जहाँ ये लोग अब पहुँच न पाए हैं। ये इनकी समझ में, हमारे नेताओं की समझ में कब आएगा? ये लोग जो यहाँ बसे हैं ये यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, ये यहाँ के निवासी हैं ही नहीं, और यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सब इनसे बहुत अलग है। तो फिर क्यों नहीं इनसे पूछा जाता कि ये लोग कहाँ से आए हैं, और क्यों नहीं इनको उन्हीं के राज्यों में वापस भेजा जाता है, बल्कि यहीं पर उनको विस्थापित करने की बात की जाती है? क्यों? मैं पुनः कह रहा हूँ, क्या इनको यहाँ उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी बदली जा रही है वो यहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई दे रही है, या केवल वोट बैंक को पाने के चक्कर में यहाँ के नेता अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं और यह समझ रहे हैं कि जनता को कुछ दिखाई नहीं देता है और वो इन्हीं नेताओं पर अंधविश्वास करके इनके पीछे भेड़ों की तरह चलती रहेगी? माना कि यह लोग कहाँ जाएंगे, यह एक भावनात्मक बात हो सकती है, भावनात्मक प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह लोग यहाँ कहाँ से आए यह तो तथ्यात्मक प्रश्न है ना। लेकिन अफसोस कि हमारे नेता तथ्यात्मक प्रश्नों पर बात करने की बजाय बकलोली करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी बकलोलियाँ तमाम तरह की बार बार सामने आती रहती हैं। आज जो कुछ भी हल्द्वानी में हुआ है उसके पीछे जो उत्तरदायी हैं वह तो पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जान ही रहा है कि कौन लोग हैं जो उनको वहाँ पे शरण दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं और उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने के लिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो मेरा जो केंद्रीय सरकार है उनसे यह निवेदन अवश्य रहेगा कि आप उत्तराखंड की इस बदलती हुई डेमोग्राफी पर ध्यान दें और यहाँ पर जहाँ तक हो सके एक ऐसे कानून को लेकर आएँ जिससे कि यहाँ की जल, जमीन और जंगल सुरक्षित रह सकें, यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें। आज पूरे उत्तराखंड में जो मूल निवास और भू कानून की मांग यहाँ पर की जा रही है उसको भी सरकार तत्काल लागू करे, ताकि इस तरह से जो ये दंगाई बाहर से आकर हमारे उत्तराखंड में जगह जगह बस गए हैं इन पर नियंत्रण रखा जा सके और ऐसे लोगों को जो हमारे ही लोगों के लिए, हमारे ही पुलिस के लिए आज एक यमदूत के रूप में सामने आ रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से बाहर खदेड़ा जा सके। मैं सरकार से पुनः यह निवेदन करूँगा और आप लोगों से यह निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि एक जन जागरूकता हम आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। सुनने के लिए आभार, धन्यवाद।